हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 के न्यू एनसीईआरटी सिलेबस का सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का वीडियो आपको यूट्यूब पे डाल दिया गया है, आप देख सकते हो। अब सेकंड चैप्टर आज हम लेकर आए हैं। और ये जो चैप्टर है ना, ये थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है, जिसके वजह से आपको ये दो पार्ट में मिलने वाले हैं, है ना। दो पार्ट में, मात्र दो पार्ट, है ना। पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये वीडियो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। तो ये हमारा पार्ट 1 है, ये पार्ट हमारा 1 है। इसके अगले पार्ट में पार्ट 2 जो है, इसको पूरे कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो पार्ट 1 में बने रहिए, ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं जाने वाला है, क्योंकि इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो छोटा होने वाला है, फिर पार्ट 2 भी छोटा होगा। तो दो पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर 2 है हमारा, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। और ये न्यू एनसीईआरटी जो है हमारा, न्यू एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी जो है 2026 का है ये, ठीक है। 2026 और 27 सेशन का है ये हमारा बुक, ठीक है। तो आपको अब देरी नहीं करना है, अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि आपके एग्जाम में स्कोर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है चैप्टर 2 और शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें आपको नया चीज जानने को मिलेगा। अब देखिए, पिछले सेशन और पिछले जो बुक्स है हमारे, वो बुक्स में बहुत अलग ही थे, बहुत अलग थे। और ये बुक उससे और अलग है, और अलग है। तो कहीं ना कहीं इसमें आपको अब रटने वटने का जरूरत नहीं। पहले वाला साइंस, ये सोशल साइंस क्या था कि रटना पड़ता था, क्या है, रटना पड़ता था। लेकिन इस सोशल साइंस में क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है, क्योंकि इस बुक के फ्रंट पेज पे लिख दिया है अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, है ना। और उसके पीछे का हिस्ट्री। तो कहीं ना कहीं इसके अब रटने वाले दिन चले गए, आपको समझना है और अच्छे से समझना है। तो ये चैप्टर जो है, पहला पहला चैप्टर तो आपको अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस था। उसमें कुछ ज्यादा हम लोग को डिस्कस नहीं करना था, सिर्फ समझना था कि सोशल साइंस होता क्या है, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर में क्या है कि हमारा अर्थ के बारे में समझना है। किसके बारे में? अर्थ के सरफेस के बारे में समझना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है कि भाई अभी तक तो हमने पढ़ा था कि दुनिया गोल है, अब दुनिया पे है क्या ये समझना है, दुनिया के ऊपर है क्या ये समझना है। तो ज्योग्राफी मेड इजी। देखो, ज्योग्राफी का चैप्टर ये है हमारा, है ना। अर्थ के बारे में किसमें पढ़ते हैं? ज्योग्राफी में। क्योंकि हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये चार सेक्शन में डिवाइड किया गया सोशल साइंस को। तो कहीं ना कहीं ये ज्योग्राफी का ही सेक्शन है हमारा, जिसमें हम लोग क्या जानते थे कि ज्योग्राफी में सिर्फ और सिर्फ अर्थ के सरफेस के बारे में समझना है और जानना है। तो यहाँ पे अर्थ सरफेस का ही बात किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ज्योग्राफी का ही सेक्शन है हमारा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये चार पांच कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है क्या कि व्हाट शेप द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ के सरफेस का कैसा शेप है। तो हमने तो ये पढ़ा है कि दुनिया भाई गोल है ना। हाँ, दुनिया पूरा गोल है। अब जहां से स्टार्ट करोगे फिर दोबारा वहीं पे आ जाओगे, क्योंकि दुनिया क्या है, गोल है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हम लोग अर्थ के सरफेस के बारे में जानेंगे। सेकंड चीज हमने क्या देखा यहाँ पे कि व्हाट इज प्लेट्स टेक्टोनिक, यानी प्लेट्स टेक्टोनिक्स क्या होता है, आखिर ये प्लेट टेक्टोनिक्स काम कैसे करता है। ये प्लेट्स क्या हमारे अर्थ के सरफेस पे सारे प्लेट्स बने हुए हैं, क्या वो प्लेट्स मूव भी करते हैं? तो हाँ, तो इसके बारे में भी हम लोग को जानना है कि मूविंग जो है कैसे होता है, उस मूवमेंट से क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, क्या क्या उससे उत्पन्न हो सकते हैं, ये भी जानेंगे हम लोग, ठीक है। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ प्लेट मूवमेंट, है ना। वो उस प्लेट के मूवमेंट से क्या इफेक्ट होगा, हमारे अर्थ के सरफेस पे क्या इफेक्ट होगा, हमारे लाइफ पे क्या इफेक्ट होगा उसका, है ना। तो ये सब जानेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही डेंजरस चीज है हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स, है ना। कहीं ना कहीं प्लेट मूवमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं ऊपर का सरफेस मूवमेंट होगा। मूवमेंट सरफेस का होगा तो क्या होगा, हमारे जीवन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही खतरनाक चीज है, इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है ना। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि हाउ आर लैंड फॉर्म फॉर्म्ड एंड हाउ आर दे क्लासिफाइड। लैंड फॉर्म यानी कितने तरह का लैंड फॉर्म है हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर। क्या डेजर्ट है क्या माउंटेन है क्या प्लेटू है, जी हाँ वो भी है। यानी हर चीज है हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर, और उन्हीं को क्या हम लोग बोलते हैं, लैंडफॉर्म बोलते हैं। और ये बने कैसे हैं, कितने कितने फॉर्म में क्लासिफाई किए गए हैं, ये भी जानेंगे हम लोग, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या जानेंगे, हाउ आर ह्यूमन एंड अदर लिविंग बीइंग कनेक्टेड टू दिस लैंडफॉर्म। कैसे ह्यूमन बीइंग या फिर अदर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे इससे जुड़े हुए हैं, कैसे कनेक्टेड हैं, किससे, लैंडफॉर्म से। कैसे कनेक्टेड है उस लैंड फॉर्म से सारे जीव जंतु हमारे अर्थ के ऊपर जो भी हैं, ठीक है। अब देखिए, सारा खेल तो अर्थ के क्रस्ट का ही है ना। उसी के ऊपर ह्यूमन है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, एनिमल जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी है। तो कहीं ना कहीं अर्थ के क्रस्ट का ही खेल है, तो उसी क्रस्ट के बारे में बेसिकली हमको मैक्सिमम पढ़ना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। क्रस्ट के अंदर का भी खेल है भाई, उसको भी पढ़ना है। मोल्टेन मैग्मा का क्या खेल है, कोर का क्या खेल है, ये सब हम लोग को जानना है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि हाउ डू डिजास्टर एसोसिएट विद डिफरेंट लैंडफॉर्म इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ।
कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भी डिजास्टर आते हैं, जो भी डिजास्टर, अर्थक्वेक, वोल्केनो इरप्शन, है ना, सुनामी, ये भी जो भी है, जो भी डिजास्टर आते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे लाइफ को डैमेज करते हैं, हमारे प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं, है ना। कोस्टल एरिया में जो डिजास्टर आते हैं वो और खतरनाक बन जाता है। जब सुनामी आता है ना कोस्टल एरिया में, तो क्या होता है, बहुत खतरनाक डिस्ट्रक्टिव बन जाता है, बहुत ज्यादा। तो ये सब भी जानेंगे हम लोग, ये कैसे होता है ये भी जानेंगे हम लोग। चलो, तो ये 5 क्वेश्चंस हैं, इन पांचों क्वेश्चंस का आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो हमने पहले भी जिक्र कर दिया कि ये पार्ट 1 है आपका। पार्ट 2 में, नेक्स्ट पार्ट में जो है कि कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा आपका। पार्ट 1 को अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर पार्ट 2 समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो पार्ट 1 अच्छे से समझेंगे, तभी पार्ट 2 पे मूव ऑन करेंगे। पार्ट 1 को पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, उसके बाद पार्ट 2 को देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर है। चलिए, इंट्रोडक्शन टॉपिक है हमारा सबसे पहले। इसमें देखेंगे कि किस चीज के बारे में बात करेंगे, तो अर्थ के हमारे इस लेयर के बारे में बात करेंगे। क्रस्ट में बटा हुआ है, मेंटल में बटा हुआ है, और इनर कोर में बटा हुआ है। तो यही 3 लेयर है हमारे पूरे अर्थ का। इस गोला का 3 लेयर है। इस गोला का कितना लेयर है? 3 लेयर है। इन्हीं 3 लेयर के बारे में हमको जानना है। आवर अर्थ इज डायनेमिक, ऑलवेज चेंजिंग। हमारा अर्थ जो है वो गतिशील है, मूवमेंट करते रह रहा है, करते रह रहा है, करते रह रहा है। और इन्हीं इन्हीं के बारे में हम लोग को जानना है कि हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव होते रहता है। सोचिए, ज्योग्राफी कितना इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्टिंग आप सोच भी नहीं सकते हो। यहाँ पे देखिए, अर्थ के मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। अर्थ का प्लेट जो है कैसे मूव करता है, आखिर क्यों करता है, क्यों करता है ये भी बताएंगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी के बारे में। प्लेट टेक्टोनिक होता क्या है? द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक explain how large section of the earth surface, outer layer crust, move slowly over the hot molten layer beneath its mantle। समझे बात को? अब देखिए, ये हमारा हो गया, यहाँ पे तो स्पेस नहीं दिख रहा है, यहीं पे बनाते हैं। ये हमारा अर्थ हो गया। अर्थ के ऊपर ये वाला जो लेयर है हमारा, क्रस्ट का हो गया, ये वाला लेयर क्रस्ट का हो गया, ठीक है। ये वाला लेयर क्रस्ट का हो गया, ये हमारा हो गया क्रस्ट। इस क्रस्ट, ये क्रस्ट जो है, ये कहीं ना कहीं इस मैग्मा जो है, मोल्टेन मैग्मा, इसी के ऊपर क्या हो रहा है, तैर रहा है, इसी के ऊपर ऐसे ऐसे फ्लोट कर रहा है भाई, इसी के ऊपर ऐसे ऐसे फ्लोट कर रहा है। ये वाला हो गया मेंटल का पार्ट, ये वाला सेक्शन मेंटल का पार्ट हो गया, ये वाला सेक्शन हमारा मेंटल का पार्ट हो गया, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन मेंटल का पार्ट हो गया। अब इसी मेंटल के ऊपर क्या है हमारा, ऊपर में ये क्रस्ट, और ये क्रस्ट है हमारा, ये वाला जो है ये क्रस्ट है हमारा, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन क्या है, क्रस्ट है हमारा। अब इसी के ऊपर क्या है, इस मैग्मा के ऊपर जो है क्रस्ट है हमारा। तो ये मैग्मा जो है वो कैसा फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो इसी के ऊपर है ये हॉट मोल्टेन लेयर है हमारा। कैसा लेयर है? हॉट एंड मोल्टेन लेयर, हॉट एंड मोल्टेन लेयर है हमारा, ये पिघला हुआ लेयर है। और इसी के ऊपर हमारा क्रस्ट है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स यानी ये सारे जितने भी, जहां भी आपको ये तैरते हुए दिख रहे हैं, ये सारे हमारे प्लेट्स हैं, है ना, यही सारे हमारे प्लेट्स हैं, ठीक है। तो द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक्स प्लेट्स क्रिएट अमेजिंग लैंडफॉर्म, और यही मूवमेंट क्या करते हैं, एक अमेजिंग लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। बाहर निकलता है मूवमेंट, जब होता है तो क्या होता है, वोल्केनो इरप्शन होता है। जब दो प्लेट्स टकराता है तो कहीं ना कहीं माउंटेन फॉर्म हो जाता है। तो ये अलग अलग मूवमेंट ही हमारा लैंडफॉर्म का कारण है, ठीक है। तो मूवमेंट से बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं। माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, वोल्केनो इरप्शन होता है तो पहाड़ बनेगा, प्लेन बनेगा, कहीं ना कहीं वैलीज बनेगा। जब ये सारा होगा, तो जब प्लेट टेक्टोनिक होगा तो ये सारा आपको देखने को मिलेगा, है ना। माउंटेन बनने, वोल्केनो, प्लेन, है ना, साथ में वैली, ये सारे चीज आपको फॉर्मेशन होते हुए दिखेंगे जब प्लेट टेक्टोनिक होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ से हम लोग, बात करेंगे इस चीज का, लैंडफॉर्म का। Landform. A landform is a natural feature on the Earth's surface formed by weathering, erosion, deposition and movement of the Earth's crust. तो लैंडफॉर्म होने के कारण अनेकों है। अब यही नहीं कि सिर्फ प्लेट टेक्टोनिक हो रहे हैं तो लैंडफॉर्म बनेंगे, ठीक है। लैंडफॉर्म होने के कारण आपका वेदरिंग भी है। ये वेदरिंग क्या भाई है, नया वर्ड, ये भी जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। इरोजन भी है हमारा, जो इरोजन होता है वो भी है लैंडफॉर्म का कारण। तीसरा, डिपोजिशन, इरोजन होगा तो डिपोजिशन भी होगा, कहीं ना कहीं से इरोजन होगा तो कहीं ना कहीं जाकर डिपोजिट भी होगा। तो वही डिपोजिट, इरोजन, वेदरिंग, ये सारा चीज भी कारण है लैंडफॉर्म का। मूवमेंट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, वही प्लेट टेक्टोनिक, है ना। अर्थ के क्रस्ट के मूवमेंट की वजह से भी क्या होगा, लैंड का फॉर्मेशन होगा हमारा, लैंड का फॉर्मेशन होगा। लैंड का फॉर्मेशन किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे माउंटेन के रूप में हो, वोल्केनो के रूप में हो, प्लेन के रूप में हो, वैलीज के रूप में हो, प्लेटू के रूप में हो, ये सारे रूप में हो सकते हैं भाई, ठीक है। लगा ना इंटरेस्टिंग, है ना इंटरेस्टिंग।
तो ऐसे ही बने रहो वीडियो में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल जानते हैं इसके। तो माउंटेन, वैलीज, प्लेटू, प्लेन, डेजर्ट, कोस्टल फीचर्स, ये सारे फॉर्मेशन होते हैं लैंड के। ये सारे फॉर्म है लैंड लैंड के ही फॉर्म है ये सारे, ठीक है। तो इन्हीं सब कारणों से, किन सब कारणों से, किन कारणों से, तो वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, है ना, इन्हीं कारणों से क्या होते हैं, इन्हीं सब का फॉर्मेशन होता है, इन सब का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इन सब का फॉर्मेशन होता है किन कारणों से, इन कारणों से, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखो, प्लेट टेक्टोनिक हेल्प अस अंडरस्टैंड नेचुरल इवेंट्स। देखो कुछ नेचुरल इवेंट्स हैं जो कि डिजास्टर के रूप में है। अब भाई ये तो फेस्टिवल के रूप में है नहीं, डिजास्टर के रूप में है। तो ये हमारा अर्थक्वेक सबसे पहले नंबर पे, फिर है हमारा वोल्केनो इरप्शन, ये सेकंड नंबर पे। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस, है ना, मूवमेंट जब होता है, प्लेट टेक्टोनिक जब होता है, तो इससे ये चीजें होती हैं। क्या होता है भाई, अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो इरप्शन होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, कॉन्टिनेंट और ओशियन का। तो ये है मजेदार वाली बात कि ये फॉर्मेशन हुआ और जहां पे हम लोग रहते हैं, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक प्लेट टेक्टोनिक सिर्फ और सिर्फ डिजास्टर लाने के लिए नहीं है, हमारे लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए भी है। लैंड का फॉर्मेशन होगा, उसी पे तो हम लोग रह रहे हैं, और ये लाखों करोड़ों साल से हो रहा है। ये हमारा आज कुछ नया नहीं है कि प्लेट टेक्टोनिक अब जाकर हो रहा है, नहीं, बहुत सालों से हो रहा है, बहुत पुराना है ये चीज। देखो यहाँ पे कुछ नॉलेज का चीज दिया हुआ है, क्या है भाई, कुछ ना कुछ सेफ्टी होना चाहिए ताकि बेटर टुमारो हो सके। तो भाई प्लेट टेक्टोनिक हो रहा है तो डिजास्टर आ रहा है। अब डिजास्टर आ रहा है तो उस डिजास्टर से बचने के लिए कुछ ना कुछ सेफ्टी होना चाहिए ना। उसी सेफ्टी के बारे में भी हम लोग को जानना है थोड़ा बहुत। तो बाय लर्निंग अबाउट प्लेट टेक्टोनिक एंड द लैंडफॉर्म दे क्रिएट, वी कैन अप्रिशिएट हाउ डायनेमिक एंड चेंजिंग द अर्थ रियली। अब देखिए, अगर आपको पता ही नहीं रहेगा, अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि भाई प्लेट टेक्टोनिक होता क्या है, तो आप कैसे बचने का कोई उपाय ढूंढोगे, कैसे। प्लेट टेक्टोनिक होता कैसे है, प्लेट टेक्टोनिक आता कब कब है, कैसे, क्या क्या उसके सिग्नल्स हो सकते हैं, तो उससे बचने का उपाय कैसे ढूंढेंगे आप। तो कहीं ना कहीं आपको पहले प्लेट टेक्टोनिक समझना होगा, आपने डायनेमिक और चेंजिंग अर्थ जो होता हो रहा है उसको समझना होगा कि कैसे जो है हमारा अर्थ गतिशील है, कैसे हमेशा उसके प्लेट्स मूवमेंट करते रहते हैं, क्यों करते हैं, ये समझना जरूरी है। तो हमने समझा कि भाई यहाँ पे हॉट एंड मोल्टेन लेयर है, जिसके नीचे, क्रस्ट के नीचे हॉट एंड मोल्टेन लेयर है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्लेट टेक्टोनिक्स ये जानेंगे अब थोड़ा। पहला पॉइंट, प्लेट टेक्टोनिक्स इज अ मेजर साइंटिफिक थ्योरी इन अर्थ साइंस प्रपोज्ड बाय डब्ल्यू जे मॉर्गन। चलिए, ये महाशय बता कर गए हैं क्या भाई, तो प्लेट टेक्टोनिक क्या है, हमारे अर्थ के ऊपर साइंस है, यानी अर्थ का साइंस है। कौन बताए, तो डब्ल्यू जे मॉर्गन, है ना। साइंटिफिक थ्योरी है भाई, इसका मेजर साइंटिफिक थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक, किसका, अर्थ के साइंस का सबसे बड़ा साइंटिफिक थ्योरी है हमारा प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक से ही सारा एक्टिविटीज हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है उसी की वजह से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डब्ल्यू जे मॉर्गन एक बहुत बढ़िया रिसर्च करके गए हैं और ये चीज बताया हम लोग को, ठीक है। सेकंड पॉइंट, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू सेवरल लार्ज एंड स्मॉल पीसेस कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। क्या है बोल रहा है कि आउटर मोस्ट लेयर, यानी अर्थ के आउटर मोस्ट लेयर, ऊपर वाला लेयर, ये सारा ऊपर वाला लेयर, यही तो है हमारे अर्थ का क्रस्ट, अर्थ का क्रस्ट, जो कि अलग अलग पीसेस में कटा हुआ है, अलग अलग पीसेस में कटा हुआ है ना। देख रहे होगे ना, यहाँ पे ये अर्थ का है, तो देखिए ये ग्रीन वाला पार्ट, ये अलग प्लेट है हमारा ऐसे, इधर व्हाइट वाला कुछ है, इधर ग्रीन वाला कुछ है, तो ये अलग अलग प्लेट्स हैं। प्लेट का शेप तो गोल हमेशा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ये अलग अलग शेप है प्लेट्स के, जो कि हमारे पूरे अर्थ के क्रस्ट पे डिवाइड है अलग अलग, ठीक है। तो these plates move slowly over a semi-molten layer beneath them, causing mountain earthquake and volcano। तो ये जो प्लेट्स हैं वो स्लोली स्लोली मूव कर रहे हैं, ऐसे 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 मूव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कहीं ऐसे कर रहे हैं, कहीं एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कहीं एक दूसरे से भाग रहे हैं, कहीं एक दूसरे से टकरा रहे हैं इतना जोर से कि ऊपर एक नीचे चला जा रहा है, ऐसे हो रहा है। कहीं ना कहीं ये मूवमेंट की वजह से माउंटेन तैयार हो रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, वोल्केनो फट रहा है, टकराया वोल्केनो फट गया, है ना। अलग हुआ, जैसे ये दो प्लेट्स हैं, अलग हुआ तो नीचे से जो मोल्टेन मैग्मा प्रेशर बनाया वो ऊपर फेंक दिया अचानक से, तो क्या हुआ, वो वोल्केनो फटा, वोल्केनो इरप्शन हुआ। कहीं ना कहीं ये सारा हमारा क्या हो रहा है, एक्टिविटीज हो रहा है किसकी वजह से, प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट मूवमेंट्स की वजह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे लेयर ऑफ द अर्थ, यानी क्रस्ट, मेंटल कोर, ये हम लोग जानते हैं, तीन बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्रस्ट, मेंटल कोर, क्रस्ट, मेंटल कोर। अब थोड़ा इसके अंडर का बात कर लें, तो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, 30 से 40 किलोमीटर इसका थिकनेस है, किस कॉन्टिनेंट का। लेकिन ओशियन प्लेट्स का
मात्र 5 से 7 किलोमीटर का थिकनेस है, 5 to 7 किलोमीटर। ठीक है। मेंटल का बात कर लेंगे तो ये मोस्टली सॉलिड लेयर है, बिटवीन इसके बीच में सॉलिड लेयर है, लेकिन लेकिन मोस्टली सॉलिड तो है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, मोल्टेन मैग्मा भी है, यानी पिघला हुआ पदार्थ। ठीक है। आउटर कोर है ना, क्या लिखा है, ये किसके बीच में है, किसके बीच में, अर्थ, ये क्रस्ट और कोर के बीच में है हमारा, कौन, अर्थ और क्रस्ट के बीच में है। यानी ये हो गया हमारा क्रस्ट, ये हो गया हमारा कोर, और ये बीच वाला जो लेयर है यही तो है हमारा मैग्मा, यही तो है मेंटल। ठीक है। तो मेल्टल मेल्टल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना जरूरी है। इसका थिकनेस का बात करें तो 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। ठीक है, ये तो सब थिकनेस है। कोर का बात करेंगे, इनर मोस्ट कोर पार्ट डिवाइडेड इनटू आउटर कोर और इनर कोर। देखो कोर को दो भाग में डिवाइड किया गया है, कोर को दो भाग में, इनर कोर आउटर कोर। इनर कोर और आउटर कोर में ये अंतर क्या है समझेंगे। आउटर कोर जो है, आउटर ऊपर वाला लेयर जो है कोर का, इसमें लिक्विड आयरन है प्लस निकल है, लिक्विड फॉर्म में है। आउटर कोर में जो हमारा मटेरियल है वो लिक्विड फॉर्म में है, और इनर कोर में जो मटेरियल है वो सॉलिड फॉर्म में है, उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो ये याद रखना है। अर्थ हैज 3 मेन लेयर, है ना, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये 3 लेयर है। तीनों लेयर का हम यहाँ पे बता दिए। इसमें आयरन और निकल का जो है कि हमारा लिक्विड फॉर्म है कोर के आउटर मोस्ट पार्ट में, और इनर पार्ट में आपका सॉलिड और डेंसेट हमारा मटेरियल है। द क्रस्ट प्लस अपर मेंटल दोनों मिल करके क्या बनता है, लिथोस्फीयर बनता है। और इसका थिकनेस का बात करेंगे, थिकनेस का बात करेंगे तो 100 किलोमीटर इसका थिकनेस है। कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर थिकनेस है इसका, किसका, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, इसी को मिला करके क्या बनता है, क्या बनता है, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर याद रखना है। ठीक है, चलिए, बिलो द लिथोस्फीयर लाई द स्टेनोस्फीयर, स्टेनोस्फीयर, अ हॉट सेमी मोल्टन लेयर दैट अलाउ टॉनिक प्लेट टू मूव। क्लियर हुआ। यहाँ पे क्या लिखा है कि बिलो द लिथोस्फीयर, यानी लिथोस्फीयर के नीचे जो लेयर आता है उसको बोलते हैं स्टेनोस्फीयर। स्टेनोस्फीयर में हॉट और सेमी मोल्टन लेयर है हमारा, पूरा गर्म है, और सेमी मोल्टन यानी ना ज्यादा पिघला हुआ ना ज्यादा सॉलिड, सेमी मोल्टन है ना, सेमी मोल्टन बीच में होगा, जिसके ऊपर प्लेट टेक्टोनिक्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, द अर्थ इंटीरियर। अब भाई अर्थ के अंदर चलते हैं और उसके अंदर का डिस्कशन करते हैं। भाई ऊपर तो बहुत मस्त मौसम था, अब अर्थ के अंदर मौसम कैसा है ये भी जानेंगे हम लोग, अर्थ के अंदर मौसम कैसा है ये भी समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आवर अर्थ इज डायनेमिक, हमारा अर्थ क्या है, डायनेमिक है। ये तो हम लोग शुरू से पढ़ के आए हैं, अभी तक शुरू से यही जाने हैं कि अर्थ हमारा कैसा है, डायनेमिक है, मतलब गतिशील है। और यहाँ पे हमेशा चेंजिंग होते रहता है, कुछ ना कुछ बदलाव होते रहता है ना। देखिए यहाँ पे टू बेसिक टाइप्स ऑफ क्रस्ट, दो बेसिक टाइप्स है क्रस्ट के, ये जानेंगे हम लोग। तो दो टाइप्स में, एक है हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक है हमारा ओशियनिक क्रस्ट, यही दो बेसिक आपका है। ये दो है, दो नहीं चार हो गया ना ये। हाँ, तो ये दो ही टाइप्स के हैं। ठीक है, एक है हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा है हमारा ओशियनिक क्रस्ट, याद रखना है आपको। ठीक है, ओशियनिक क्रस्ट इज द थिनर एंड कंसिस्ट ऑफ बेसाल्ट एंड गैब्रो। अब देखिए यहाँ पे ओशियनिक क्रस्ट जो है ये पतला लेयर है। ठीक है, और ये ओशियन के नीचे है, ओशियन के नीचे है, और ओशियन उसी प्लेट्स के ऊपर है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है इसका थिकनेस ज्यादा है, और यहाँ पे कैसा मटेरियल है, रॉकी मटेरियल, रॉक टाइप पत्थर, है ना। और यहाँ पे बेसाल्ट और गैब्रो, बेसाल्ट और गैब्रो, ओशियन में बेसाल्ट और गैब्रो, और कहाँ पे, कॉन्टिनेंट में रॉक्स मटेरियल है सिर्फ। आगे बात करेंगे तो ये अर्थ का लेयर है हमारा, एक पिज्जा के शेप में काट दिया गया है, और इसी पिज्जा के लेयर में ही हमारा सारा भरा हुआ है, सारा लेयर है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये क्रस्ट लेयर है हमारा ऊपर वाला। ठीक है, फिर अपर मेंटल आ गया, फिर लोअर मेंटल आ गया ये वाला, फिर अपर आउटर कोर आ गया, इनर कोर आ गया। तो ये सब का गहराई देख लो आप, गहराई, सबका गहराई दिया हुआ है ना, 150, 410, 460, 2900, यानी यहाँ पे हमारा क्या, मेंटल खत्म हो गया, है ना, मेंटल खत्म हो गया। आउटर कोर का बात करेंगे तो 5155, फिर सबसे अंदर अगर बात करें सेंटर के पास पहुंच जाएंगे अर्थ के तो 6371 चल जाएगा। By studying earthquake waves, geologists produce a refined image of Earth's interior in which mantle and core are subdivided. तो कहीं ना कहीं ये जियोलॉजिस्ट जो है वो क्या किए, इसके ऊपर रिसर्च किए, और अर्थ के गहराई तक जा करके, मतलब ये नहीं कि खुद गया होगा इंसान, लेकिन कहीं ना कहीं गहराई के बारे में पता करके इसको डिवाइड किया गया है, अर्थ के सारे शेप्स को, सारे लेयर्स को डिवाइड किया गया, कितने अंदर तक कौन सा लेयर है, कितना गर्म है, कैसा मटेरियल है वहां पे, ये सारा स्टडी करके हम लोग को फाइनली आंसर मिला है, और हम लोग स्टडी कर रहे हैं। सिर्फ सोचो बना बनाया खाना मिल गया हम लोग।
हम लोग को ये रिसर्च नहीं करना पड़ा कि अर्थ के गहराई में कितना जाएंगे अंदर तो कितना कौन सा मटेरियल मिलेगा, कौन सा लेयर मिलेगा, ये सब हमको करना नहीं पड़ रहा है। हम लोग को बना बनाया मिल गया, बस पढ़ना है, नॉलेज लेना है, और इसके लिए आपको वीडियो में बने रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लैंडफॉर्म, अ लैंडफॉर्म is a natural feature on earth surface found by weathering, erosion, deposition and the movement of the earth crust। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि लैंड का फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है, ये तो हम बता चुके हैं कि अर्थ का जो नेचुरल फीचर है हमारा अर्थ के ऊपर, वो कहीं ना कहीं कैसे बना है, तो वेदरिंग प्रोसेस से, इरोजन से, डिपोजिशन से, है ना, इन्हीं सब चीजों से बना है, और अर्थ के क्रस्ट के मूवमेंट की वजह से, है ना, मूवमेंट की वजह से। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये सारा चीज जो है लैंडफॉर्म का ही पार्ट है। बात करेंगे टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स ये जानेंगे। तो सबसे पहले आता है बात कॉन्टिनेंटल प्लेट का, फिर आता है ओशियनिक प्लेट का, फिर दोनों मिक्स करके प्लेट बन जाता है, उसको भी जानेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का अगर बात करेंगे तो ये हमारा कैरी करता है कॉन्टिनेंट्स को, सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिनेंट्स को। अब आप लोग बताइए कि टोटल कॉन्टिनेंट कितना है, कितना इजी है, वेरी इजी, वेरी इजी। बचपन में पढ़े थे हम लोग कि टोटल कितना कॉन्टिनेंट है, 7। कितना है, 7। नाम तो सबको पता होगा, एशिया, है ना, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप और अंटार्कटिका, है ना। टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, सातों का नाम याद रखना है, और वही सातों कॉन्टिनेंट ही कहलाता है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, और इन्हीं कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के ऊपर ही ये सारे कॉन्टिनेंट्स बसे हुए हैं, ठीक है। अगला है हमारा ओशियनिक प्लेट, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ओशियन मिलेंगे आपको, सिर्फ और सिर्फ ओशियन मिलेंगे आपको। तो देखिए मिक्स प्लेट में क्या है, कभी कभी क्या होता है कि मान लेते हैं कि कोई प्लेट जो है, कोई प्लेट जो है, मान लेते हैं ये एक प्लेट है, ठीक है, इस प्लेट के इतना हिस्सा में क्या है, हमारा कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट है, लेकिन इस इतना हिस्सा में ओशियन का पानी भरा हुआ है, तो ये मिक्स हो गया, ये ओशियन का पानी है, इधर इधर हमारा क्या है, कहाँ गया, ये क्या है, हमारा ओशियन का पानी है, ठीक है, और इतना दूर में क्या है, बाकी में कॉन्टिनेंट है, बाकी में क्या है, कॉन्टिनेंट है, इधर कॉन्टिनेंट है, और इधर है हमारा ओशियन, ओशियन, ये ओशियन है हमारा। तो कहीं ना कहीं ये ओशियन, ये कॉन्टिनेंट मिल करके क्या बन गया, एक ही प्लेट में दोनों बन गया, तो कहीं ना कहीं वो मिक्स प्लेट में आ जाएगा, कैरी बोथ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, यानी दोनों चीज आ जाएगा। लाइक वही है, वही जो हमारा पैसिफिक प्लेट है, उसमें क्या है, सिर्फ ओशियन है, लेकिन ये आगे पढ़ेंगे प्लेट्स के बारे में, प्लेट्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर के जो है कि पूरे प्लेट टेक्टोनिक्स को डिवाइड किया गया है इसी पर टाइप में, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक हेल्प अस अंडरस्टैंड नेचुरल इवेंट्स, है ना, प्लेट टेक्टोनिक ही हमारे इन सब चीजों के बारे में हेल्प करता है स्टडी करने में। ये सब पहले से पढ़ चुके हैं हम लोग, चलो आगे बढ़ेंगे। अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स, चलिए ये सारा हमारा टेक्टोनिक प्लेट्स है, देख लो ये सारा हमारा टेक्टोनिक प्लेट्स है, देख रहे हो ना कितने सारे प्लेट्स हैं। ये देखो यूरेशियन प्लेट, इतना बड़ा सा प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट, ये देखो इतना बड़ा सा, है ना, साउथ अमेरिकन प्लेट, ये रहा, स्कॉटिया प्लेट्स, नास्का प्लेट्स, नॉर्थ अमेरिका प्लेट्स, पैसिफिक ओशियन का प्लेट्स है, ये देख लो, है ना, ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, फिलीपींस प्लेट्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अंटार्कटिका प्लेट्स है, अंटार्कटिक प्लेट्स। तो ये सारे हमारे अलग अलग प्लेट्स हैं। अब इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं। तो अर्थ आउटर लेयर इज डिवाइडेड इनटू 14 मेजर प्लेट्स, कितना टोटल प्लेट्स हैं, 14 बड़े बड़े प्लेट्स हैं, बाकी छोटे को इंक्लूड नहीं किया गया है, 14 मेजर प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स दैट आर ऑलवेज मूविंग, और ये हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे, नहीं भाई इतना नहीं, इतना तेजी से नहीं, इतना तेजी से नहीं, ठीक है ना। दिस प्लेट्स कॉज अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड माउंटेन बिल्डिंग। कहीं ना कहीं ये हमारा प्लेट जितना भी है वो अर्थक्वेक लाने का कारण है, वोल्केनो इरप्शन लाने का कारण है, और माउंटेन को बनाने का भी कारण है, ठीक है। माउंटेन अपने आप नहीं टपक गए हैं ऐसे और ऐसे खड़े रहे, नहीं, वो कहीं ना कहीं प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से माउंटेन बने हैं, ठीक है। चलिए प्लेट्स मूव स्लोली जस्ट अ फ्यू सेंटीमीटर पर ईयर, और ये प्लेट्स मूव करता है धीरे धीरे, लेकिन ये जो है कुछ कुछ ही सेंटीमीटर पर ईयर क्या करता है, मूव करता है। अब ये नहीं कि एक ही बार में ऐसे घसक गया, नहीं, एकदम धीरे धीरे मूव करता है, धीरे 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 धीरे, ठीक है, और हर साल कुछ ही सेंटीमीटर मूव करेगा, है ना। द फिट टुगेदर लाइक पजल पीसेस कवरिंग अर्थ। अब देख पा रहे होंगे ना यहाँ पे पजल जैसा, इसको सजाया, इसको सजाया, इसको सजाया, पूरा मिला करके एक तरह से पूरा अर्थ का लेयर हमारा तैयार हो गया, है ना, लेयर तैयार हो गया। अब ये नहीं बोलोगे कि भाई कॉन्टिनेंट प्लेट्स, है ना, ओशियनिक प्लेट्स अलग अलग है, नहीं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कहीं से ना कहीं से, है ना। ओशियनिक प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। व्हाई डू प्लेट्स मूव, ये रहा हमारा मजेदार चैप्टर। प्लेट्स मूव क्यों करता है भाई, अभी तक तो हमने समझा कि मूव कर रहा है, माउंटेन बन रहा है, सब बना दिया हमने, लेकिन उसके पीछे मूव क्यों कर रहा है ये जाने ही नहीं अभी तक। अब जानेंगे, अब जानेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, अभी तक बने रहने के लिए थैंक यू, और वीडियो को खत्म करके ही जाना है। अब पार्ट
टू भी तो है इसके पीछे। कहीं ना कहीं ये पार्ट बहुत ही शॉर्ट में खत्म हो गया है ना, शॉर्ट में खत्म हो गया। हाफ एंड हाफ चैप्टर खत्म हो चुका है आपका। कहीं ना कहीं एक दो स्लाइड और है, उसको खत्म करके हम लोग पार्ट टू में कवर करेंगे बाकी के सारे टॉपिक्स को। तो इसीलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आगे थोड़ा सा दो स्लाइड और है, उसके लिए बने रहिए, ठीक है। तो चलिए आइए बात करते हैं कि व्हाई डू प्लेट्स मूव, कैसे क्यों मूव करते हैं प्लेट्स। तो देखो, मूव करने के पीछे कारण बहुत सारे हैं, कारण बहुत सारे हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करेंट्स। अब ये कौन से करंट है भाई, कन्वेक्शन करेंट्स। जैसे हमने तो सुना था ओशियनिक करंट, है ना, ऐसे ऐसे जो बनता है ओशियन के अंदर, वैसा ही तरह का कुछ करंट है भाई, जो कि इसी की वजह से क्या होता है, हमारा मूवमेंट होता है। देखो समझो भैया, यहाँ टॉपिक्स ये हमारा स्टेप बाय स्टेप बताया गया। क्या लिखा है, हीट फ्रॉम द अर्थ कोर कॉज मोल्टेन मटेरियल इन द मेंटल टू राइज। अब देखो, हीट फ्रॉम द अर्थ कोर, यानी अर्थ के कोर से क्या निकलता है, हीट निकलता है। क्या निकलता है, हीट, कंडक्शन, हीट प्रोड्यूस होता है, हीट, हीट निकलता है अर्थ के कोर से। अब ये हीट प्रोड्यूस होता है और जाता है किधर, किधर जाता है, कॉज मोल्टेन मटेरियल इन द मेंटल टू राइज, और इसके पास जाता है जिसको उठने पे मजबूर कर देता है। जो हीट गया किसके पास, मोल्टेन मेंटल के पास, उसको उठने पे मजबूर कर देता है। हीट लगेगा तो भाई उसमें कुछ ना कुछ उबाल आएगा, कुछ ना कुछ बबल्स बनने लगेंगे, है ना। वो कहीं ना कहीं मूवमेंट होना स्टार्ट होगा यहाँ पे। कूलर मटेरियल सिंक, जो ठंडा ठंडा मटेरियल होता है वो डूबने लगता है, और जो गर्म मटेरियल होता है ऊपर से खोलने लगता है। ठीक है, ऐसा हो रहा है। अब तीसरा पार्ट क्या लिखा है कि दिस कॉन्टिनेंट सर्कुलेशन क्रिएट्स कन्वेक्शन करेंट्स दैट पुश एंड पुल टेक्टोनिक प्लेट्स। और यही जो है क्या करता है, क्या बनाता है, एक करंट बनाता है, एक धार बनाता है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे टाइप का, ये, है ना। इसको बोलते हैं मैग्मा जोन, हीट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। और यही जो है ऊपर जाकर के क्या करता है, मूवमेंट करने का काम करता है, मूवमेंट, प्लेट्स को हिला देता है, यही करंट। कौन सा करंट, कन्वेक्शन करंट। याद रहेगा, याद रहेगा, 100% याद रहेगा। चलिए अब ये देखिए, अब आप समझ गए ना कि मूवमेंट कैसे होता है, कैसे होता है ना। तो प्लेट टेक्टोनिक्स कोई भी पूछेगा तो आप बता सकते हो कि मूवमेंट कैसे होता है। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या लिखा है कि हीट राइजेस, है ना। शॉर्ट फॉर्म में बता दिया कि हीट जो है ऊपर जाता है ना। कूल मटेरियल डूब जाता है, क्रिएटिंग कन्वेक्शन करंट। ये अब करंट बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मूव करता है कौन, प्लेट, है ना। उस करंट जो है, वो करंट जो है पुश एंड पुल करता है ना। खेलता है, खींचता है, ढकेलता है, खींचता है, जिसकी वजह से प्लेट्स मूव करता है, प्लेट्स मूव करता है ना, मूव करता है, ठीक है। तो यही है हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स का मूवमेंट। आगे हमारा टाइप्स ऑफ प्लेट्स बाउंड्रीज, ये भी जानना बहुत जरूरी है, समझिएगा यहाँ पे। बाउंड्री टाइप, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म, ये तीन तरह का मूवमेंट होता है, तीन तरह का मूवमेंट होता है। तीनों मूवमेंट को आसानी से हम लोग समझेंगे, एकदम बने रहो समझने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कन्वर्जेंट को। कन्वर्जेंट को, इसका मूवमेंट जो है वो कैसे होता है भाई, तो दोनों प्लेट्स आपस में एक दूसरे की तरफ ही जाते हैं। टू प्लेट्स मूव टुवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ जाते हैं, ऐसे 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 ऐसे। अब इसमें मूवमेंट में क्या हो सकता है भाई, तो जब ये आपस एक दूसरे की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं टकराव होगा, टकराव होगा ना, लड़ेगा ना एक दूसरे से, लड़ेगा तो क्या होगा, कॉन्टिनेंट कॉलिजन, यानी कहीं ना कहीं टकराएगा तो दो प्लेट्स कॉलिजन करेगा, यानी धमाका करेगा, ब्लास्ट करेगा, हो सके अर्थक्वेक लाएगा, बहुत ज्यादा अर्थक्वेक लाएगा, तो फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन होगा। जैसे ये टकराया, है ना, फोल्ड माउंटेन जैसे ही टकराया तो ये मुड़ जाएगा। फोल्ड मतलब मुड़ जाना, फोल्ड मतलब मुड़ जाना, तो मुड़ गया तो यही तो बन गया माउंटेन, और जिसको हम लोग बोलते हैं हिमालय। हिमालय माउंटेन वही है, फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन, ठीक है। ओशियनिक प्लस कॉन्टिनेंटल, वोल्केनो, वोल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक। ओशियन प्लेट में भी होता है ऐसा, और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में भी होता है ऐसा, और दोनों में ही होता है। इसकी वजह से वोल्केनो एक्टिविटी भी होता है और अर्थक्वेक भी होता है, दोनों होता है, ठीक है। चलिए, तो ये पहला मूवमेंट से आप क्या समझे कि दो प्लेट्स आपस में टकराता है, एक दूसरे की तरफ आकर के टकराता है। वोल्केनो इरप्शन और अर्थक्वेक तो होता ही है, साथ में फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बस ये याद रखना है। दूसरा है हमारा डाइवर्जेंट। डाइवर्ज का मतलब एक दूसरे की तरफ ऐसे जाना, उल्टा, उल्टा जाना, उल्टा। अब उल्टा जा रहा है भाई, उल्टा, ऐसे है प्लेट तो ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, उल्टा जा रहा है, उल्टा, अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है भाई, अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से भागेगा तो मैग्मा राइज होगा, है ना। अब भाई इसको जगह मिल रहा है ना, नीचे वाले मैग्मा को जगह मिल रहा है कि भाई ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो हमको यहाँ जगह मिल रहा है, तो भाई क्यों ना निकला जाए, बाहर निकला जाए, तो न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन होगा। ये बाहर निकलेगा तो कहीं ना कहीं ब्लास्ट होगा, वो सारा मैग्मा बाहर निकलेगा, तो एक नया लैंडफॉर्म तैयार होगा, एक नया लैंडफॉर्म तैयार होगा। वही नया लैंडफॉर्म जो है बन जाता है किसके वजह से, डाइवर्जेंट मूवमेंट की वजह से।
डाइवर्जेंट मूवमेंट की वजह से। देखिए देखिए मिड अटलांटिक रिज में ये चीज देखने को मिलता है, कहाँ पे? मिड अटलांटिक रिज में। यानी अटलांटिक ओशियन का शेप कैसा ऐसा है ना, ऊपर ये ऐसे, ये पूरा वाला पानी है, ये पूरा इधर पानी ही है, तो ये इसके बीच में होता है, कहाँ पे होता है? बीच में होता है, अटलांटिक ओशियन के बीच में, है ना, ये चीज होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, थर्ड हमारा जानते हैं ट्रांसफॉर्म के बारे में। ट्रांसफॉर्म भी सेम है, एक दूसरे से भागेगा, है ना, एक दूसरे से भागेगा, दोनों का ही ब्रेकअप हो रखा है, ये भी एक दूसरे से भाग रहा है, ये भी एक दूसरे से भाग रहा है, लेकिन इस ब्रेकअप में किसी और का नुकसान हो रहा है। किसका नुकसान हो रहा है भाई? इसमें तो पता चल गया क्या हो रहा है, इसमें किसका नुकसान हो रहा है ये देखेंगे। तो अर्थक्वेक होता है भाई, बहुत बवंडर वाला अर्थक्वेक होता है, भयानक वाला, एकदम तहलका मचा देता है। और ये होता क्या यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सैन एंड्रियास फॉल्ट यूएसए, यहाँ पे होता है यूएसए के साइड में। तो ये चीज हमारा हो सकता है, इतने सारे कंडीशन। तो सोचिए कि क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये मूवमेंट, डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट, ठीक है। तो डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म, ये तीनों मिल करके कुछ ना कुछ कांड कर रहा है भाई, कुछ ना कुछ कांड कर रहा है। ये देखो, कंस्ट्रक्टिव, ये डिस्ट्रक्टिव और ये कंजर्वेटिव, समझिएगा। ये तीन नाम इसको दिया गया है। इसको बोला गया है कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ये कुछ ना कुछ बना रहा है, ठीक है। डाइवर्जेंट क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ बना रहा है। क्या बना रहा है भाई? तो क्रस्ट का फॉर्मेशन करवा रहा है। ये क्या कर रहा है? कन्वर्जेंट, तो डिस्ट्रक्ट कर रहा है, यानी बर्बाद कर रहा है, तबाही मचा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे माउंटेन बन सकता है, कहीं ना कहीं भूकंप आएगा, बहुत बड़ा बड़ा वोल्केनो एरप्शन होगा, है ना, अर्थक्वेक आएगा, ये सारा डिस्ट्रक्टिव है भाई। और ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ट्रांसफॉर्म वाला जो है ये क्या कर रहा है? कंजर्वेटिव, यानी ये बचाव कर रहा है। क्या कर रहा है? बचाव कर रहा है। स्लाइड पास्ट ईच अदर अर्थक्वेक्स, यानी अर्थक्वेक तो ला ही रहा है ना, अर्थक्वेक तो ला ही रहा है, ये भी कहीं ना कहीं बचाव नहीं कर रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा है ये वाला, तो नेवर क्रस्ट इज फॉर्म्ड एज प्लेट मूव अपार्ट। इसमें कभी क्रस्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, किसमें? किसमें? डाइवर्जेंट में क्रस्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। और इसमें 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 क्या होगा? क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड और थिकनेड व्हेन प्लेट्स कोलाइड। जब प्लेट क्या होगा? कोलाइड होगा, टकराएगा, तो क्या होगा? डिस्ट्रॉय होगा, क्रस्ट क्या होगा? डिस्ट्रॉय होगा, खत्म होगा। इसमें क्या होगा? ट्रांसफॉर्म में तो क्रस्ट इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना ही ये बनेगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा, यानी नॉर्मल कंडीशन इसमें अप्लाई होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्लेट टेक्टोनिक्स एंड नेचुरल डिजास्टर। अब देखो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है, इसके बारे में समझना हमारे कहीं ना कहीं इतिहास से ही लिया गया। आज हम लोग जो भी पढ़ते हैं कहीं ना कहीं हमारे इतिहास से ही उसका आइडिया आया हुआ है। अब देखो यहाँ पे आइडिया कैसे आया, तो मोस्ट अर्थक्वेक एंड वोल्केनो अकर अलोंग प्लेट्स बाउंड्रीज स्पेशली अराउंड द पैसिफिक ओशियन आर एन एरिया नोन एज रिंग ऑफ फायर। क्या बोलते हैं इसको? रिंग ऑफ फायर। क्या बोलेंगे? रिंग ऑफ फायर। किस एरिया को? इस वाले एरिया को, इस वाले एरिया को क्या बोलेंगे? रिंग ऑफ फायर बोलेंगे। तो देखो ये वाला होता कहाँ पे, तो ये होता है हमारा पैसिफिक ओशियन में। पैसिफिक ओशियन में, पैसिफिक ओशियन में बहुत ज्यादा क्या होता है? अर्थक्वेक आता है, बहुत ज्यादा वोल्केनो आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लेट मूवमेंट जो है बहुत ज्यादा होते रहता है, प्लेट का मूवमेंट जो है, टकराव जो है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पे रिंग ऑफ फायर इसको नाम दे दिया गया। प्लेट टेक्टोनिक इज एसेंशियल फॉर आइडेंटिफाइंग अर्थक्वेक एंड वोल्केनो प्रोन रीजन एंड मैनेजिंग रिलेटेड डिजास्टर। तो देखो यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक अगर होगा, अगर उसके बारे में हमको पता चल गया, अगर आइडिया लग गया कि हाँ होने वाला है, तो कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे उस डिजास्टर से लड़ने के लिए, उस डिजास्टर से बचने के लिए, ठीक है। आज जापान में बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आता है, फिर भी बहुत ज्यादा उधर सुनामी आता है, फिर भी वो लोग का उतना डैमेज नहीं होता है जितना हम लोग के पास अगर उतना आ जाए तो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए, बहुत ज्यादा तहस नहस तबाही मच जाए। लेकिन जापान अपने आप को सेफ किया, उस चीज से बचा के रखा कि भाई ये तो नेचुरल डिजास्टर है, आना जाना इसका लगा रहेगा, हमारा कैसे इससे बचने का तरीका बनाया जाए, तो वो बहुत जरूरी है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये कुछ डोंट मिस आउट दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट होता है, देख लो यहाँ पे बताया गया है क्या कि एंशियंट टाइम में अर्थक्वेक को कैसे हम लोग क्या नाम से जानते थे? तो भूकंप नाम से जानते थे, भूकंपा, ठीक है, जिसका मतलब होता है शेकिंग ऑफ द अर्थ, अर्थ का हिलना, अर्थ का हिलना। क्लासिक टेक्स्ट यानी बहुत पुराने टेक्स्ट में लिखा हुआ है, जिसका नाम है बृहद संहिता। बृहद संहिता एक किताब है, बहुत ही पुराना किताब है, जिसके ऊपर, जिसमें लिखा हुआ है, किसके द्वारा लिखा हुआ है? किसके द्वारा लिखा हुआ है? क्या लिखा है? वरा मिहिरा, वरा मिहिरा डेडिकेटेड अ सेक्शन टू अर्थक्वेक। यानी वरा मिहिरा जो है, ये बृहद संहिता किताब के अंदर एक बहुत ही लंबा सा टॉपिक बना करके समझाए हुए हैं, किसके बारे में? अर्थक्वेक के बारे में, अर्थक्वेक के सेक्शंस के बारे में, यानी जो भी चीज अर्थक्वेक में पॉसिबल है वो सारा चीज बता कर गए हैं, है ना। कौन? वरा मिहिरा, वरा मिहिरा। वरा मिहिरा बिलीव करते थे क्या? और देखो यहाँ पे क्या बोले कि ही एब्जॉर्ब that changes in wind, rain, cloud, animal behavior, planetary alignment could indicate the occurrence of earthquake.
देखिए इनका कहना था, ये ऑब्जर्व किए थे उस चीज को कि आपके अर्थक्वेक अगर आ रहे हैं तो उसके कारण क्या क्या है, किस कारण से हो सकते हैं या फिर किन के वजह से वो चेंज हो सकते हैं ये चीज। तो विंड हो गए, रेन हो गए, क्लाउड हो गए, एनिमल बिहेवियर हो गया, प्लानिटरी अलाइनमेंट यानी ग्रहों के मूवमेंट की वजह से भी हो सकता है पता चल जाए आपको कि अर्थक्वेक आने वाला है। सोचिए कितना एंशियंट टाइम पे ये चीज बता दिया गया है, सारा चीज कि अर्थक्वेक कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वरम मेहरा जो थे ये बिलीव करते थे कि अर्थक्वेक वाज काउज्ड बाय फोर एलिमेंट फोर्सेस। ये चार तत्व ऐसे हैं जिसके वजह से क्या हो सकता है, अर्थक्वेक आने के रीजन हो सकते हैं, है ना। वायु, अग्नि, इंद्र, वरुण। वायु क्या है भाई, हवा। अग्नि फायर। इंद्र ये थंडर और ये बरसात और बादल गरजना ये सब। और वरुण वाटर। इन्हीं कारणों से हमारा अर्थक्वेक हो सकता है, ठीक है। Each of these forces was associated with a specific constellations and regions। तो ये चीज हमारे कॉन्स्टिलेशन से भी पता चलता है। कॉन्स्टिलेशन आपको पता ही होगा क्या होता है, कॉन्स्टिलेशंस, है ना। अ ग्रुप ऑफ स्टार क्रिएट अ शेप, है ना, एक शेप क्रिएट करता है। दिस शो एन अर्ली एफर्ट इन इंडिया टू कंबाइन ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर विथ कॉस्मोलॉजिकल एंड फिजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर अर्थक्वेक, है ना। एक तरह से पूरे ब्रह्मांड ब्रह्मांड से रिलेटेड भी इसमें साइंटिफिक छुपा हुआ है, साइंस छुपा हुआ है, और साथ में हमारे फिजिकल एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, किसके बिहाफ पे, अर्थक्वेक के बिहाफ पे, कि अर्थक्वेक जो है आने का कारण क्या हो सकता है, अर्थक्वेक क्यों आता है ना। ये सारा बताया हुआ है इस चीज में। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है कि द मर्ड वोल्केनो ऑन, क्या लिखा है, बारातंग आइलैंड। बारातंग आइलैंड कहाँ पे है भाई, तो अंडमान निकोबार आइलैंड में है, ठीक है। इज अ स्पेशल नेचुरल फीचर फाउंड इन इंडिया, है ना। यहाँ पे भी मर्ड वोल्केनो आता है, मर्ड वोल्केनो, सोचो अंदर से मर्ड निकलता है, बबल्स टाइप का निकलता है, बड़ा बड़ा बबल्स टाइप का। इट इज अ यूनिक अट्रैक्शन विद इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। और ये टिपिकल वोल्केनो है जो कि हम लोग के पास देखने को मिलता है। विथ फायर दिस वन हैज मर्ड दैट बबल आउट, है ना, बबल निकलता है एकदम गरम गरम। द बबलिंग अकर बिकॉज नेचुरल गैसेस एंड प्रेशर फ्रॉम अंडरग्राउंड, यानी नीचे से कहीं ना कहीं प्रेशर मिलता होगा, कहीं ना कहीं गैस प्रोड्यूस होता होगा, नेचुरल गैस होगा वो, नेचुरल प्रेशर होगा वो, तो वो बाहर जब निकलता है तो वो गरम गरम बबल टाइप का निकलता है, तो मर्ड वोल्केनो इसको कहा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, तो हम लोग अब पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें जितने भी एजेंट होंगे वेदरिंग के, इरोजन के, उन सभी चीजों के बारे में भी जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, और सबसे पहले हम लोग समझते हैं वेदरिंग के बारे में। वेदरिंग क्या होता है, तो इसमें होता क्या है कि वेदरिंग इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इनटू स्मॉल पीसेस। इट डज नॉट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ मटेरियल, यानी रॉक पीसेस यानी टूटने का काम सिर्फ करेगा, ये मूवमेंट का काम नहीं करेगा। अगर मान लेते हैं कि कोई हम पत्थर लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे पटक दिया, ऐसे पटक दिया, वो टूट गया, उसी को हम लोग वेदरिंग बोलेंगे। लेकिन जब वो पत्थर टूटा हुआ है, वो हवा पानी के सहारे वो कहीं और मूवमेंट करके चला गया, तो उसको बोलेंगे इरोजन। क्या, वेदरिंग में सिर्फ टूटेगा और इरोजन में मूवमेंट हो जाएगा, कहीं और डिपॉजिट हो जाएगा जाकर, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे वेदरिंग प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग द अर्थ सरफेस एंड फॉर्मिंग सॉइल। तो वेदरिंग जो है ना कहीं आपके सॉइल के फॉर्मेशन में बहुत योगदान देता है। रॉक टूटेगा, छोटा छोटा पार्टिकल बनेगा, फिर कहीं ना कहीं डिपॉजिट होगा, तभी तो सॉइल बनेगा। तो वेदरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल फिर अब देखिए तीन भाग में वेदरिंग प्रोसेस को बांटा गया है। एक है फिजिकल वेदरिंग, दूसरा है केमिकल वेदरिंग, और तीसरा है बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है कि टेम्परेचर टेम्परेचर बदल रहा है ना, ठंड पड़ रहा है बहुत ज्यादा, बर्फ जम जा रहा है, हवा चल रहा है तेजी से, तो इसके वजह से क्या हो सकता है, क्या हो सकता है हमारा फिजिकल वेदरिंग, ठीक है। केमिकल वेदरिंग में क्या होगा, मिनरल इन रॉक चेंज ड्यू टू द रिएक्शन विथ वाटर, एयर और एसिड। अब देखो कुछ रॉक्स ऐसे हैं जिनके मिनरल्स होते हैं रॉक्स के अंदर। मान लो कि उस रॉक के ऊपर या तो कोई एसिड रेन हो गया, कोई केमिकल गिर गया, है ना, कोई भी नेचुरल केमिकल हो सकता है, वो हो गया, साथ में एयर वाटर इन सब की वजह से कुछ ना कुछ बदलाव हो गया उसके अंदर, तो कहीं ना कहीं वो हमारा कौन सा वेदरिंग हो गया, केमिकल वेदरिंग, ठीक है। और एक होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग, इसमें कहीं ना कहीं कोई जीव जंतु जो है उसकी वजह से बदलाव हो गया, तब कहलाएगा केमिकल वेदरिंग। जीव जंतु मीन्स रूट स्प्लिटिंग रॉक, है ना, प्लांट के द्वारा ये हो गया, एनिमल के द्वारा कोई चेंजेस हो गया, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कोई चेंजेस हो गया, तो ये कहलाएगा हमारा बायोलॉजिकल वेदरिंग। तीनों का एग्जांपल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि टेम्परेचर हो गया भाई, टेम्परेचर, फ्रीज डेट एक्शन यानी कहीं ना कहीं पत्थर के ऊपर बर्फ जम गया तो वो दिक्कत होगा, कहीं ना कहीं वो तोड़ने का काम करेगा, विंड जो है वो तोड़ने का काम करेगा, प्लांट रूट जो है वो तोड़ने का काम करेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए हैं जो कि हमारे रॉक्स के ऊपर अप्लाई होते हैं, जो कि फिजिकल वेदरिंग होता है ये, ठीक है। केमिकल वेदरिंग में क्या होता है कि सॉल्यूशन, जैसे मान लो कि बारिश हुआ, एसिड रेन हो गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, तो ये कुछ प्रोसेस है जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है, केमिकल से रिलेटेड है। कार्बोनेशन हो रहा है,
कहीं ना कहीं इसमें रॉक्स का टूटने का काम होगा, रॉक जो है टूटेगा, इस प्रोसेस में रॉक टूटेगा। ये सारा कुछ प्रोसेस है जो कि केमिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना है। तो ये सारा प्रोसेस जिसकी वजह से क्या होगा, केमिकल वेदरिंग होगा, और यही केमिकल वेदरिंग रॉक को तोड़ने का काम करेगा। ठीक है, रॉक गेट डिसॉल्व्ड और चेंज देयर कंपोजिशन, या तो रॉक वो गल जाएगा, खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, या तो उसका कंपोजिशन बदल जाएगा, उसका मटेरियल का कंपोजिशन बदल जाएगा। ठीक है, बायोलॉजिकल वेदरिंग, हाउ इट्स हैपन। बायोलॉजिकल वेदरिंग में प्लांट रूट जो है वो काम करेगा, लीचेन यानी बहुत सारे प्लांट्स जो है वो क्या करेगा, पत्थर के ऊपर अपना घर बना लेगा, और बहुत ज्यादा वो क्या करेगा, उस पत्थर को तोड़ने का भी काम करेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका प्रॉपर्टी चेंज करेगा। तो इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल। चूहा हो गया, खरगोश हो गया, ये सारा जो है क्या करता है, जानवर गड्ढा करता है, तोड़ता है, मिट्टी को तोड़ता है, पत्थर को तोड़ता है, ये सारा काम करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, पत्थर के ऊपर चिपक जाएगा, उसको उसमें रिएक्शन होगा कुछ ना कुछ, तो उसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो ये सारा हमारा एक तरह का वेदरिंग प्रोसेस है, जो कि आपके अलग अलग सेक्शन में इसको डिवाइड किए गए हैं। कहीं ना कहीं ये सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सारा सेक्शन से कोई ना कोई बदलाव होता है, कहीं ना कहीं वेदरिंग होते रहता है। ओशियन में जाओगे तो आपको ये सारा देखने को मिल जाएगा, है ना, प्लांट वाला, लिचेन वाला, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला, है ना, जहाँ जहाँ, तो ये सारा चीज होते रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रोसेस ऑफ वेदरिंग में हम लोग समझ गए कि क्या कैसे कैसे वेदरिंग होता है। जानेंगे एक तरह का और मिट्टी का कटाव होता है, रॉक्स का कटाव होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इरोजन। इरोजन ये भी होता है, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। इरोजन हर तरह से हो सकता है। अब देखो इरोजन जो है वो होता है क्या, पहले ये जान लेते हैं। तो इरोजन इज द प्रोसेस बाय विच सॉइल, रॉक एंड सरफेस मटेरियल आर वर्न अवे एंड ट्रांसपोर्ट बाय नेचुरल एजेंट्स। अब देखिए इरोजन एक प्रोसेस है जिसमें से मिट्टी हो सकता है, पत्थर हो सकता है, या फिर कोई भी सरफेस मटेरियल हो सकता है, जो क्या होगा, किस वर्न अवे यानी कहीं और चला जाएगा बह करके, है ना, टूट करके, और वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा उसका किसी नेचुरल एजेंट के द्वारा। नेचुरल एजेंट मीन्स एयर, वाटर, है ना, एयर, वाटर, ग्लेशियर, कोस्टल इरोजन, ये सारा हमारा नेचुरल एजेंट है। ठीक है, तो देखो पानी बहेगा रिवर का तो क्या होगा, इरोजन होगा। ओशियन वेव बनेगा तो इरोजन होगा। हवा बहेगा तेजी से तो इरोजन होगा, है ना। ग्लेशियर पिघलेगा, बर्फ इधर उधर जाएगा तो इरोजन होगा। कोस्टल एरिया में जो समुद्र का लहर आता है तेजी से, तो कहीं ना कहीं इस पत्थर को तोड़ने का काम करता है, धीरे 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 धीरे, तो ये भी इरोजन होगा। और यहाँ का कुछ ना कुछ छोटा छोटा पार्टिकल ये बहा कर ले जाएगा, बहा कर ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी इरोजन हो रहा है, देख लो आप क्या दिख रहा है कि सॉइल, रॉक एंड सरफेस मटेरियल आर वॉर्न अवे एंड ट्रांसपोर्ट टू अनदर प्लेसेस। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि दूसरे जगह पे यहाँ से तोड़ करके लेकर चला गया, तो इसी को बोलेंगे इरोजन। इरोजन का एजेंट है एयर, वाटर, सनलाइट, ये सब है इरोजन का मटेरियल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से। इम्पैक्ट ऑफ इरोजन ऑन ह्यूमन। अब देखो इंसान के ऊपर क्या इम्पैक्ट करता है इरोजन जो है, तो सबसे पहला इम्पैक्ट है कि रिमूव द फर्टाइल टॉप सॉइल। सोचिए इरोजन है तो मान लेते हैं ये मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर का टॉप सॉइल, इसी के ऊपर तो खेती होता है। अब यही टॉप सॉइल जाकर के कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे खेती हो पाएगा क्या, फर्टिलिटी गायब हो गया, फर्टिलिटी खत्म हो गया। तो इरोजन का सबसे इंपॉर्टेंट ये हमारा कारण हो जाता है, जिसकी वजह से ह्यूमन पे इम्पैक्ट पड़ जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर पे। दूसरा है वॉश अवे लैंड हाउसेस एंड रोड नियर रिवर एंड कोस्टल, यानी नदी के किनारे हो आप या फिर समुद्र के किनारे हो आप, तो कहीं ना कहीं आपका घर खतरे में है, आपका वो जमीन खतरा में है, आपका वो रोड खतरा में है, सब खतरे में है। तो इसीलिए क्या हो सकता है, यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है। देखिए वो एरिया जहाँ पे आप क्या कर दिए, माइनिंग कर दिए, है ना कुछ गड्ढा खोन करके कुछ ना कुछ काम किए वहाँ पे, है ना, कंस्ट्रक्शन काम किए, है ना, माइनिंग किए, तो वो एरिया भी क्या हो जाएगा, अब इरोजन होने के चांस हो सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे इरोजन होगा तो दिक्कत हो सकता है कुछ ना कुछ। फिर यहाँ पे डैमेज होगा टूरिज्म, फिशिंग एंड फर्टाइल लैंड, ये सारा चीज डैमेज हो सकता है अगर इरोजन होगा तो ये इरोजन के कुछ कुछ इम्पैक्ट हैं जो कि हमारे ह्यूमन लाइफ पे पड़ते हैं। डोंट मिस आउट में देखेंगे हम लोग, और इस पार्ट में हम लोग यही इसी स्लाइड को सिर्फ कवर करेंगे, फिर इसके बाद ये पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो आएगा, और उसमें आपको कंप्लीट चैप्टर को कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डोंट मिस आउट में क्या दिया कि हाउ अर्थ फीचर शेप्ड आवर सिविलाइजेशन। हमारे अर्थ के फीचर जो है वो कैसे एक सिविलाइजेशन का रूप ले लिए, एक सभ्यता का रूप ले लिए। आज के टाइम पे जो भी बिलोंग करता है, हमारा जो भी एग्जिस्ट करता है, कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, और वो हिस्ट्री कहीं ना कहीं हमारे फिजिकल फीचर से जुड़ा हुआ है, हमारे अर्थ के सरफेस से जुड़ा हुआ है। तो उसी को जानेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हमारा सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, जिसको इंदस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं हम लोग। और यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, कॉन्टर बर्ड्स, है ना, कॉन्टर बर्ड्स, यानी एक तरह से ये चीज डैम की तरह बनाया गया रहेगा, है ना, टेरेस फार्मिंग टाइप का दिखेगा, डैम दिखेगा, कैनाल्स दिखेगा, ये सारा चीज आपको इंदस सरस्वती सिविलाइजेशन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एडवांस वाटर मैनेजमेंट यूज किया गया था मेथड को। ठीक है, एडवांस वाटर मैनेजमेंट मेथड यूज किया गया था टू सेव वाटर एंड इम्प्रूव
फार्मिंग, है ना, इम्प्रूव फार्मिंग। और इस चीज के बारे में आपको अगर सबूत चाहिए तो ये सबूत मिला हुआ है, आपके वेद के अंदर डिस्क्राइब है, ये कृषि परसरा के अंदर ये आपको बताया गया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर बताया गया है, वृक्ष आयुर्वेद के अंदर किताब जो है उसके अंदर भी बताया गया है ये चीज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड है जाबो सिस्टम ऑफ नागालैंड। जाबो सिस्टम क्या है भाई, जाबो सिस्टम क्या है, तो इसमें देखो अर्थन बर्न्स, ना, चेक डैम, स्लो वाटर फ्लो, इंक्रीज ग्राउंड वाटर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आपको नेचर्स को कंजर्व करने का काम किया जा रहा है। तो ट्रेडिशनल मेथड है कुछ जिसके वजह से कंजर्व सॉइल एंड वाटर, है ना, रिड्यूस सॉइल इरोजन, ट्रैप सेडिमेंट्स, यानी सेडिमेंट्स जो बहकर जा रहा है उसको पकड़ के रखना, उसको रखना, इकट्ठा करना, ठीक है। साथ में इंक्रीज ग्राउंड वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर के लेवल को भी इंक्रीज करना इस मेथड से, वो भी बहुत अच्छा काम माना जाता था उस टाइम पे। तो कहीं ना कहीं ये सारा सिस्टम कहीं ना कहीं बहुत यूजफुल होता था आज के टाइम से। लैंडफॉर्म एंड रिवर प्लेन। अब देखो लैंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कहीं ना कहीं रिवर की वजह से होता है। रिवर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है लैंड फॉर्मेशन में, ठीक है। गंगा हो गया, नाइल रिवर हो गया, ब्रह्मपुत्रा रिवर हो गया, इंदस रिवर हो गया, ये मेन रिवर है जो क्या करता है, लैंड का फॉर्मेशन करता है, फर्टाइल एक लैंड बनाता है, जो क्या करता है, एक अच्छा लैंड बनाता है ताकि हम लोग फार्मिंग कर सकें, है ना, खेती कर सकें, साथ में सेटल भी हो सके, लोग वहां पे सेटल हो सके, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं। साथ में वर्ल्ड अर्लीस्ट सिटीज, जो भी आपको वर्ल्ड अर्लीस्ट सिटीज जो दिखता है, कहीं ना कहीं इन्हीं सारे रिवर्स के किनारे आपको बसे हुए मिलेंगे, ठीक है, रिवर्स के किनारे बसे हुए मिलेंगे। चौथा पॉइंट क्या है कि माउंटेन एज प्रोटेक्टर। माउंटेन जो है प्रोटेक्टर का काम करता है। माउंटेन क्या काम करता है, प्रोटेक्टर, यानी बचाने का काम करता है, सेफ्टी देने का काम करता है। कैसे भाई, तो नेचुरल बैरियर बन के प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्वेंसर, आक्रमणकारी जो होते हैं, जो हम पे आक्रमण करते हैं, हमला करते हैं, उनके उनसे बचाव से हमारा हमारा क्या करता है, बचाव करता है, उनसे हमारा बचाव करता है। ये हमारा हिमालय, ठीक है। पासेस लाइक हाइबर पास, यानी बहुत सारा ऐसा पास है आपका जो कि माउंटेन के बीच से एक रास्ता बना हुआ है, वही हमारा क्या कहलाता है, पास कहलाता है। यही हमारा क्या, पास, ठीक है, जिसको दर्रा बोलते हैं हिंदी में, दर्रा, ठीक है, दर्रा। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। ट्रेड एंड एक्सचेंज आइडियाज, ट्रेड और एक्सचेंज भी होता है इधर, है ना, बहुत ज्यादा ट्रेड होता है इस एरिया से। कहीं ना कहीं माउंटेन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, हमारे फिजिकल फीचर के हिसाब से। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि डेजर्ट एंड ट्रेड रूट, है ना, ये आप देख पा रहे होंगे, थार डेजर्ट, थार डेजर्ट और ट्रेड रूट, यानी इस एरिया से आपका ट्रेड भी बहुत ज्यादा होता है ना। थार डेजर्ट हो गया या फिर कोई भी डेजर्ट एरिया हो, कहीं ना कहीं वो रास्ता ही है एक तरह का, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी कंट्री से जुड़ता होगा, किसी न किसी कंटिनेंट से जुड़ता होगा। तो इसीलिए इस एरिया का भी यूज होता है। इस एक तरह से सिल्क रूट का भी इधर काम करता है, सिल्क रूट वाला एरिया है ये। सिक्स पॉइंट क्या है समझेंगे, सिक्स पॉइंट क्या है समझेंगे, कोस्ट एंड नेचुरल हार्बर्स। कोस्ट एंड नेचुरल हार्बर्स, हार्बर क्या होता है भाई, तो इसका मतलब होता है सी पोर्ट। लेकिन सी पोर्ट कौन सा, नेचुरल सी पोर्ट, ठीक है, नेचुरल सी पोर्ट। तो नेचुरल सी पोर्ट जो होता है वो कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको सी ट्रेवल मेड इजी, यानी आपको समुद्र के रास्ते ट्रेवल करना इजी हो जाता है, जिसकी वजह से सी पोर्ट का यूज होता है। कनेक्टेड डिस्टेंट लैंड्स, यानी जो दूर एरिया है उससे कनेक्ट करने का काम करता है सी रूट हमारा, ठीक है। किंगडम बिकम रिच एंड पावरफुल, किंगडम को स्ट्रॉन्ग और एक रिच किंगडम बनाने का भी काम करता है हमारा कौन, सी रूट, ठीक है। कोस्टल एरिया एंड द हार्बर्स हेल्प सी ट्रेवल, यानी ये सारा हमारा ट्रेवल, स्पेशली साउथ इंडिया, साउथ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके लिए, सी रूट के लिए। साउथ इंडिया का ये सारा एरिया जो है सी रूट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अर्थ फीचर हैव ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड वेयर वी लिव, हाउ वी ट्रेड, फाउट वॉर एंड डेवलप्ड आवर कल्चर, यानी अर्थ का सरफेस जो है, अर्थ का जो भी फीचर है वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा योगदान देता है, हमको डेवलपमेंट करने का रास्ता देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक, ये चैप्टर हमारा। तो ये देखो यहाँ पे अभी हमने बस डिस्कस किया यहाँ तक, अभी आधा चैप्टर और बाकी है, इसीलिए वीडियो को नेक्स्ट पार्ट आने तक आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सेशन को लाइक भी कर देंगे और थोड़ा शेयर कर लेंगे अपने दोस्तों के साथ कि सर भाई सर एक वीडियो बनाया है जो कि हमारे नए एनसीईआरटी बुक पे है ना, नया चैप्टर आ गया है भाई, आप लोग भी पढ़ लो, पढ़ लो, क्योंकि अभी एग्जाम आने वाला है। सेकंड चैप्टर आज कर 1 से 2 दिन में थर्ड चैप्टर का भी हम करवा देंगे, ठीक है, थर्ड चैप्टर भी हम पढ़ा देंगे, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, थर्ड चैप्टर भी आ जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा आपके पास और आप एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर सकोगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टाटा और जय हिंद जय भारत।